हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बुलेट नोट सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। गाइस, ये टॉपिक आपकी यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इसे ध्यान से सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि आज़ादी के बाद भारत में ये एजुकेशन में हुआ तीसरा रिफॉर्म है। इससे पहले 1968, 1986 में एजुकेशन में रिफॉर्म हुए थे। 1986 वाला जो रिफॉर्म था, इसमें कुछ एक चेंजेस किए गए थे 1992 में, लेकिन उसके बाद बड़ा रिफॉर्म ये 2020 में हुआ है। तो इसलिए हम कंसीडर करेंगे कि भारत में एजुकेशन के लिए 3 बड़े रिफॉर्म हुए हैं, एक 1968 में, एक 1986 में और अब 2020 में। गाइस, जो 2020 में एजुकेशन में रिफॉर्म हुआ, इसे हमने नाम दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोला गया इसको। इसके लिए 2017 में एक कमेटी बिठाई गई थी। इस कमेटी की अध्यक्षता इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने की थी, और इसका नाम भी के कस्तूरीरंगन कमेटी रखा गया था। इस कमेटी ने मई 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक मसौदा ड्राफ्ट तैयार करके गवर्नमेंट को दे दिया था। अब इस ड्राफ्ट में पब्लिक का क्या ओपिनियन है, लोगों की क्या राय है इसके बारे में, इसके लिए इसको पब्लिकली कर दिया गया और लोगों की राय मांगी गई। अभी तक जब इस नई एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई, लोगों के विचारों को भी देखा गया। कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों के विचारों को देखा गया। उनको ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में कुछ एक बदलाव लाएंगे। ठीक है। अब साथ में इसमें आप लोगों को पता होगा कि जो एजुकेशन है ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की हिस्सेदारी होती है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटर राज्यों को बाध्य कर सकता है या फोर्स कर सकता है किसी भी चीज़ को मानने के लिए, क्योंकि इसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो राज्यों और केंद्र की जीडीपी का 6% हिस्सा है, उसको खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। गाइज, ये टारगेट हमारा 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में भी था, 1968 की एजुकेशन पॉलिसी में भी था, लेकिन ये अचीव नहीं हो पाता किसी कारणों से। अभी भी हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसमें भी हमने एजुकेशन के लिए रखा है कि जीडीपी का 6% हिस्सा हम खर्च करेंगे। और साथ ही नई शिक्षा नीति में जो अभी तक हमारे पास मॉडल चला था 10+2 का, है ना, 10+2 का, इस पाठ्यक्रम को हटा दिया गया है। अब हम नए मॉडल पर काम करेंगे। ये मॉडल आपके पास है 5+3+3+4 प्रणाली। अब ये क्या है ये प्रणाली पूरी, इस पे बात करते हैं सबसे पहले। तो गाइस, इसमें जैसे 4 भागों में बांटा गया है, 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, इनको नाम दिए गए हैं। फर्स्ट आपके पास है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज आपके पास देखिए, पहले के 5 सालों को फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। इस फाउंडेशन स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो फर्स्ट के 3 साल हैं, इनको प्री स्कूलिंग ईयर्स बोला गया। इसमें देखिए स्कूल में क्या किया जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और ये काम सौंपा गया है आंगनबाड़ी को। ठीक है। इसमें आप लोगों को पता होगा कि एक दिक्कत आ रही है सामने कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, वो उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि बच्चों को पढ़ा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर 12th पास है, उनको एक 6 महीने का कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें उनको ये सब बताया जाएगा कि कैसे पढ़ाना है और कैसे कैसे बच्चों की केयर करनी है इस प्री स्कूल एज में। और साथ में जो आंगनबाड़ी वर्कर्स 12th से कम पढ़े हैं, मतलब 12वीं से कम पढ़े हैं, उनके लिए 1 साल का एक ट्रेनिंग कोर्स होगा। उसमें उन लोगों को बताया जाएगा कि बच्चों की केयर कैसे करनी है और बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। ये तो बात होगी प्री स्कूल स्टेज की। और इसके बाद नेक्स्ट आपके बाद जो 2 साल बचते हैं, इसमें स्कूल में देखिए क्लासेस में लगाया जाएगा बच्चों को, कक्षा 1 और कक्षा 2 में।
ठीक है। और साथ में इसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो फर्स्ट के 5 साल हैं इसमें बच्चों की जो एजुकेशन है वो उस लैंग्वेज में होगी जिसमें वो कंपैटिबल होंगे। वो उनकी लोकल लैंग्वेज में हो सकती है, वो हमारी मदर टंग में हो सकती है, ठीक है, वो किसी भी भाषा में हो सकती है जो जिसमें उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक है। भाषा के लिए बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी बात है जिस पर जोर दिया गया है। अब सेकंड स्टेज आती है प्रिपरेटरी स्टेज। गाइस प्रिपरेटरी स्टेज आपके पास जमा 3 वाला आ गया, 5 जमा 3। तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक ये स्टेज आपकी आती है प्रिपरेटरी स्टेज। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज हमारे पास 6 to 8 आ जाएगी। आपको पता होगी जो नॉर्थ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये आता है हमारे पास मिडिल स्टेज, जिसे हम मिडिल स्कूल बोलते हैं। ये कक्षा 6 से कक्षा 8 तक चलता है, ठीक है। अब देखिए ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है ना, 5 जमा 3 जमा 3। अब बात आती है जो जमा 4 है। अब जो जमा 4 आपके पास है इसको हमने बोला सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज आपके पास स्टार्ट हो जाएगा 9th to 12th। पहले क्या होता था कि जो आपके पास सेकेंडरी स्टेज चलती थी वो आपकी +1 और +2 होता था, लेकिन अब सेकेंडरी स्टेज आपकी 9th से शुरू हो जाएगी +2 तक। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हमने हाई स्कूल स्टेज को ख़त्म कर दिया है ना। अब हाई स्कूल स्टेज हमारे पास नहीं होगी। तो इसमें आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि जब आप +1 +2 में हो जाते थे उस टाइम आपके पास ऑप्शंस होते थे कि कोई भी आप स्ट्रीम चूज़ कर सकते थे। लेकिन अब क्या होगा कि आप 9th में ही अपना स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस स्ट्रीम में आप पढ़ सकते हो। और साथ में इसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि एक हार्ड सेपरेशन किया गया था हर स्ट्रीम का। अगर आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हो तो आप आर्ट्स की सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, अगर आपको साइंस पढ़नी है तो सारे सब्जेक्ट आपके साइंस के ही होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चेंज क्या किया गया है कि अगर आप आर्ट्स के साथ साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। मतलब आप मिक्स करके पढ़ सकते हैं कि जिस जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है वो पढ़े आप, ठीक है। ये इस एजुकेशन पॉलिसी की एक अच्छी बात मानी जा रही है। गाइस अब बात करेंगे लैंग्वेज पर। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, बहुत सारी रीजनल डायलैक्ट्स हैं, वहाँ पर लैंग्वेज एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती है। ये हर एजुकेशन पॉलिसी में देखा गया है कि भाषा के लिए बहुत ही मतभेद रहते हैं। अब साउथ इंडिया में साउथ की भाषा पढ़ना चाहते हैं लोग, आपका नॉर्थ ईस्ट है वहाँ की भाषा में पढ़ना चाहते हैं लोग, और जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है यहाँ पर देखिए हिंदी में पढ़ लेते हैं लोग। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये किया गया है कि किसी भी स्टूडेंट को भाषा के लिए फोर्स नहीं कर सकते आप कि आप इस भाषा में पढ़िए, लेकिन साथ में भाषा पर भी इस एजुकेशन पॉलिसी में ध्यान दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जो पहले 5 साल की एजुकेशन है वो रीजनल लैंग्वेज में हो सकती है, रीजनल लैंग्वेज में करवानी पड़ेगी। और उसके बाद अगर जो 8वीं तक की पढ़ाई है अगर छात्र चाहे तो वो उसे भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में कर सकता है। इसके लिए टीचर्स को स्पेशली ट्रेन किया जाएगा। इसके लिए देखिए भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की गई है, IITI, और साथ में ही नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत की स्थापना भी की गई है। ये दोनों इंस्टीट्यूट भारत की लोकल लैंग्वेजेस और जो बाहर की लैंग्वेजेस हैं जो भारत में आई है किसी और जगह से, उन पर ध्यान दिया जाएगा और उनकी प्रमोशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। और साथ में स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होंगे, हर स्कूल में संस्कृत के अलावा बाकी प्राचीन भाषाएं भी होगी जो स्टूडेंट एज अ ऑप्शन पढ़ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप ये पर्टिकुलर भाषा पढ़िए, ठीक है। तो ये लैंग्वेज के बारे में हो गया। अब बात करते हैं कि जो सिलेबस में कुछ एक चेंजेस किए जाएंगे। अब गाइस एजुकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए एजुकेशन में कुछ एक चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए देखिए आपके पास क्या किया जाएगा। सबसे पहले तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन का फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब इसमें जो 10th और +2 आपके पास पहले बोर्ड क्लासेस होती थी, अभी भी ये बोर्ड में रखे गए हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है। इसमें सेमेस्टर की तरह काम किया जाएगा कि मतलब साल में आपके पास 2 बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे हर 6 महीने बाद। अगर आपको लगता है कि मेरे पहले वाले बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो आप सेकंड वाले बोर्ड में नंबर अच्छे ले सकते हैं और वही आपके कंसीडर किए जाएंगे।
ठीक है। और साथ में ही इसके लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है परख। ये पोर्टल देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे, उनके ज़रिए काम किया जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हुई हमारी स्कूल लेवल तक। अब स्कूल के बाद हमारे पास चैलेंज क्या होता है, कॉलेज का। अब कॉलेज के लिए देखिए सबसे पहले तो आज तक का जो सिस्टम था उसमें क्या होता था, कॉलेज के अपने अपने एंट्रांस एग्ज़ाम्स होते थे और साथ में हम क्या करते थे, जो कॉलेज में मेरिट के आधार पर भी एडमिशन्स हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रांस एग्ज़ाम होगा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इस एग्ज़ाम में भी देखिए क्या होगा, पहले तो क्या होता था कि साल में एक बार एंट्रांस एग्ज़ाम्स होते थे। अगर कोई छात्र उसमें पास नहीं होता या उसकी मेरिट उतनी नहीं होगी तो वो उसका पूरा साल खराब हो जाता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है। इसमें हर 6 महीने के बाद कॉमन एंट्रांस एग्ज़ाम होगा जिसको क्लियर करके स्टूडेंट इंडिया के किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें एक और चेंज किया गया है हायर एजुकेशन में। पहले क्या होता था आपके पास कि 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता था, 2 साल का MA कोर्स होता था, 2 साल का फिर आपके पास MPhil होता था और उसके बाद आपका PhD होता था। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। मान लीजिए कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करनी है, जैसे कि हम ऑनर्स करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश का। अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है तो आपका ये पूरा 4 साल का कोर्स होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है आपको। अगर आपको 1 साल के बाद लगता है कि मैं इंग्लिश में ठीक नहीं हूँ, मेरे को चेंज करना चाहिए या मेरे को छोड़ देना चाहिए, तो आपको 1 साल का उसमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 2 साल के लिए करते हैं तो 2 साल का आपको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। अब 3 साल की आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 साल का करते हैं आप तो आपको मिलेगी डिग्री विद रिसर्च, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। अगर आप पूरी भी नहीं कर पाते 4 साल की तो आपका वो साल वेस्ट नहीं जाएगा जिसमें आपने वो ईयर पढ़ा है। अब फिर आपके पास क्या होता था, 2 इयर्स का मास्टर होता है ना, MA जो करते हैं। तो इसमें भी देखिए चेंज किया गया है। अगर आप 4 साल का ये ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपको 1 साल की MA करनी है, ठीक है। और MA के बाद जो MPhil वाला पूरा पीरियड है आपका, MPhil वाले जो 2 साल है ये पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। MPhil जैसी अब कोई डिग्री नहीं होगी। इससे जो छात्र MPhil कर चुके हैं पहले उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी डिग्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नया सिस्टम है अब उसमें MPhil जैसी कोई डिग्री नहीं होगी। आपकी 4 साल की अगर ग्रेजुएशन है उसके बाद 1 साल की आपकी मास्टर्स होगी और उसके बाद आप डायरेक्टली PhD के लिए एनरोल हो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भारत के लिए एक हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया HECI की स्थापना की जाएगी। इसके अंडर सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आएंगे। केवल चिकित्सा और कानूनी शिक्षा, मतलब मेडिकल और लॉ एजुकेशन को इससे बाहर रखा गया है क्योंकि ये अलग ही होगा, इसका तो अपना प्रोफेशनल अलग चलेगा। लेकिन जो बाकी जितनी भी एजुकेशन होती है वो इनके अंडर ही आएगी। अब क्या होता था पहले कि जो आपका IIT है, IIMs है, इसमें प्रोफेशनल डिग्रीज दी जाती थी, प्रोफेशनल कोर्सेज ही करवाए जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब इसमें ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को एडवांस करने के लिए भारत में अब ऐसे IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट में भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं टीचर्स के लिए कि टीचर्स के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में टीचर बनने के लिए B.Ed करना कंपलसरी है और अभी तक इंडिया में B.Ed कोर्स 2 इयर्स का है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात बताई गई है कि वर्ष 2030 तक B.Ed कोर्स को 4 साल का किया जाएगा। इसमें आप B.Ed +2 के बाद करेंगे तब भी 4 साल की होगी। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तब भी 4 साल की होगी, ठीक है। और B.Ed डिग्री करने के बाद आपका TET एग्ज़ाम होता है। अब TET एग्ज़ाम में एक तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा, एग्ज़ाम का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया जाएगा और साथ में ही आपका लाइव ओरिएंटेशन होगा। इसमें क्या किया जाएगा कि जो TET एग्ज़ाम दे रहा है स्टूडेंट जिसने B.Ed कर ली है, उसके एक्सप्रेशन देखे जाएंगे, उसकी टीचिंग स्किल्स देखे जाएंगे कि क्या वो पढ़ाने के लिए काबिल है, क्या वो पढ़ा सकता है। ये सब चीज़ें चेक करके ही वो एलिजिबल होगा किसी भी टीचर के कमीशन एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एक गाइडलाइन टीचर्स के लिए है, ठीक है।
अब देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ एक बातें बताई गई है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की। अब ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में हम मेज़र करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं पर देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हमारे पास 100% भी है। इसको कैसे मेज़र करेंगे हम, मान लीजिए कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट या किसी एक स्टेट की बात करते हैं, वहाँ पर अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्राइमरी लेवल में 10 के 10,000 ने एडमिशन ली, ठीक है, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो वहाँ का क्या हो जाएगा 100%। लेकिन धीरे धीरे जब हम सेकेंडरी तक पहुँच जाते हैं या मिडिल तक पहुँच जाते हैं, ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कम होता जाता है हमारे पास, क्योंकि जब तक तो गवर्नमेंट पढ़ा रही है, फ्री में पढ़ा रही है, तब तक तो पढ़ रहे हैं सब लोग। उसके बाद देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो लोग आगे नहीं पढ़ पाते हैं, तो उससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो घट जाता है सेकेंडरी लेवल में, है ना। +1 +2 तक आते आते मतलब +1 +2 तक जो भारत का करंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो 56.5% है। अब गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि वर्ष 2035 तक +1 और +2 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को 100% तक लाना है, 100% तक लाना है। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो और भी गिर जाता है, ये पहुंच जाता है हम पास 26.3% तक। ये हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। अब इसको देखिए 2035 तक गवर्नमेंट ने रखा है कि 50% तक लाना है। अगर इसको डबल करना है तो हमें अपने कॉलेजेस, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नंबर भी डबल करना होगा, और जो वहाँ पर टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं उनका नंबर भी डबल करना होगा। अगर ये सब बातें हम कर पाते हैं 2035 तक, तो हम ये सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ एक बातें थी, कुछ एक मेन पॉइंट्स थे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताए गए हैं। ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.